बड़ा मिले तो करो नमस्ते। शिष्टाचार जरूरी है। छोटा हो या संगी साथी, सब न प्यार जरूरी है। राम राम सा। अपना पसंदीदा शो है, मैं नूतन सरावगी और मैं नेहा अग्रवाल। सबको तहे दिल से स्वागत कर रहा, आदर अभिनंदन। राम राम सा। आपने ये कार्यक्रम राम राम सा नारायणी एफएम 103.8 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित हुआ है और नारायणी एफएम को एक ऑफिशियल वेबसाइट है www.radionarayani.org.np भी पर जाकर भी आप ये कार्यक्रम देख सका और सुन सका। नारायणी एफएम को एक फेसबुक पेज भी है, भी पर भी आप जाकर ये कार्यक्रम को आनंद उठा सका। इसके साथ ही साथ यूट्यूब की रेस कवर चैनल पर इस प्रोग्राम को आनंद उठाया जा सके। ये प्रोग्राम हर गुरुवार रात में 9:30 से 10 बजे और इनको पुनः प्रसारण शुक्रवार दिन में 11:15 से 12 बजे होया करे। इसके साथ ही साथ हाम्रो पात्रों और नेपाली पात्रों पर भी इस प्रोग्राम में आप देख सका। राम राम सा शो स्पॉन्सर्ड बाय जगदम्बा सीमेंट, नेपाल मेडिसिटी वेवदा हॉस्पिटल और सर्वोत्तम स्टील। जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो 2 लाइन हमेशा याद रखना, जो खोया है इसका गम नहीं और जो पाया है वो किसी से कम नहीं। और नेहा, जो नहीं है वो एक ख्वाब है और जो है वो लाजवाब है। तो आज इसी कैप्शन के साथ में हम अपने जो गेस्ट हैं आज के माधव राजपाल जी, उनसे हम मिलते हैं। उनके बारे में भी बताना चाहेंगे कि वो पिछले 2 साल से बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं, एफएनसीसीआई मध्य प्रदेश के आईसीडी तथा पारवाहन समन्वय समिति के संयोजक हैं, पशुपति शिक्षा मंदिर के सचिव, तेजस स्कूल +2 इस वर्ष से स्टार्ट हुआ है, उसकी भी एडवाइजर कमेटी में है, भारत नेपाल सहयोग मंच से जुड़े हैं, विश्व हिंदू संस्कृत विद्यापीठ व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष हैं और एकल विद्यालय राष्ट्रीय समिति के सचिव हैं। मतलब एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन होने के साथ ही साथ समाज के शिक्षा वाले क्षेत्र से इनका एक विशेष जुड़ाव है और इनकी एक सोच है कि आने वाले समय में समाज का जो ये दूसरा जो थोड़ा पिछड़ा वर्ग है, इसको भी हम कैसे डिसिप्लिन कर सकते हैं, कैसे इस टाइप से बना सकते हैं कि हम अपनी बातों को इन लोगों तक पहुंचा सकें और समझा सकें। तो इस बारे में हम चलते हैं, गेस्ट से मिलते हैं। डरो भई उभिनु मात्रै असली मजबुती होइन, चाहिन्छ क्षमता, बाहिरी शक्ति अनुरूप लचकता अपनाई डटिरहने अनि मजबुती अतुलनीय पकड शक्तिको। यही नै हो सर्वोत्तम मजबुती। सर्वोत्तम सुपर ग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, सर्वोत्तम लचकता, प्युरिटी र मजबुती, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टील। माधव राजपाल जी, हमारे शो राम राम सा में आपका बहुत स्वागत है। राम राम सा। माधव जी, जैसे ना हमें अभी पता चला आपके इंट्रोडक्शन से कि आपकी इन्वॉल्वमेंट ना बहुत सारे फील्ड में, एजुकेशनल सेक्टर के बहुत सारे फील्ड में, जैसे आप पशुपति शिक्षा मंदिर में भी है इन्वॉल्व, आप सांस्कृतिक विद्यालय पीठ में भी इन्वॉल्व हैं और एकल विद्यालय से भी आप जुड़े हुए हैं। तो इतने सारे एजुकेशनल सेक्टर में जुड़े रहने का कोई ऐसी कोई खास वजह है या फिर बस ऐसी अपॉर्चुनिटी आती गई और आप जुड़ते गए? इसको मैं ऐसे देखता हूँ, जैसे कि ये जो तीनों विद्यालय या संस्था है, इसमें जुड़ने का मेन मकसद है कि हमारे समाज में हमारी संस्कृति, हमारी पहचान को कैसे मजबूती से आगे ले रहे हैं। आज लोगों में, बच्चों में जो चीज़ हम लाएंगे कल के दिन में वो हमारा भविष्य है और हमारे समाज में उस चीज़ को एक आईने के रूप में प्रस्तुत करने वाले हैं। तो हम लोग ने जो इस संस्था में इन्वॉल्वमेंट है, उन लोगों का मेन उद्देश्य यही है कि हम बच्चों को एकदम सुसंस्कृत करें, अच्छे से वो उनका नेतृत्व चरित्र का विकास हो और समाज में अच्छी पॉजिटिव वेव्स लेके आए। उस क्षेत्र में काम करने के हिसाब से मैं इसमें तो कितने समय से आप इस फील्ड में इन्वॉल्व हैं? मोटा मोटी मुझे लगता है 8-10 साल से ऊपर हो गया मैं इस क्षेत्र में लगा हूँ और इस क्षेत्र में काम करते हुए बहुत सी चीज़ें को धीरे धीरे समझ में आया कि यहाँ पे उन लोगों को कहाँ पे कुछ कमियाँ उसको दूर करना चाहिए और कोशिश करता हूँ उस क्षेत्र में अपनी बात को रखते हुए उसको आगे करते हुए। जैसे कि हम यहाँ अगर पशुपति शिक्षा मंदिर की बात करें तो हम जानते हैं कि ये आपके यहाँ की एक परंपरा है कि बड़ों ने जो सफ़र स्टार्ट किया
वो आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप पशुपति शिक्षा मंदिर की ही अगर हम बात करें तो मतलब आपने क्या बदलाव एक सकारात्मक रूप में एक शिक्षा के सेक्टर पे उसमें महसूस किया या देखा है? जो हमारे बड़ों ने उस संस्था को बनाया और उसको बाद में हम लोग को धीरे धीरे हैंडल किया है, तो हम लोग उसमें जो लगे हुए हैं, उनकी जो सोच थी कि हमारे जो बच्चे हो वो अपने घर में कैसे बड़ों से पेश आए, अपने समाज में अपने लोगों से कैसे पेश आए, समाज में जो गलत चीज़ हो रहा है उसके बारे में कैसे उनका अप्रोच करें और कैसे उसमें सुधार लाएं, इस तरह की बातों को लाने की उनकी सोच थी। जो हम लोग टाइम टू टाइम वहाँ पे विद्यालय में जो भी मैंने टीचर की टीम आती है वो उसमें इन्वॉल्वमेंट होकर बच्चों को सुबह के सेशन जो असेंबली होती है उसमें रखते हैं, या फ्राइडे के दिन जो हाफ डे होता है उस दिन एक क्लास स्पेशली उनको कभी ज्ञानवर्धक बातें रख के हों या कभी निबंध प्रतियोगिता के मार्फत हो, चाहे कभी वादविवाद प्रतियोगिता के मार्फत हो, लोगों में उस चीज़ को उत्पन्न कराते हैं और उसको धीरे धीरे अपने करिकुलम इस पढ़ाई से हट के उनको दूसरी एक्टिविटीज़ में भी हम कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं? जी। तो जैसे कि हम अगर बात करें पशुपति शिक्षा मंदिर हो, तेजस है, एकल विद्यालय है, जो भी है, ये समाज के एक जैसे अगर हम बांटा जाए समाज दो वर्ग में अगर हम देखा जाए तो जहाँ पे आप इस समाज के किसी एक वर्ग से इन संस्थाओं से जुड़े वही जो दूसरे वर्ग की जो संस्थाओं में जो स्कूल्स हैं, जो समाज का दूसरा वर्ग है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, जो मैं एकल का पहले थोड़ा सा एकल में किस तरह से और बाकी विद्यालय का थोड़ा सा भी डिफरेंस है। एकल विद्यालय में क्या होता है कि गांव में एक हम लोग केंद्र देखते हैं कि यहाँ पे विद्यालय खोलना चाहिए। उस केंद्र को ढूंढने के बाद उस केंद्र में एक हम टीचर खोजते हैं। ऐसे उस टीचर को खोजने के बाद हम लोग करीब करीब 50-100 ऐसे केंद्रों को खोज उनके टीचर को एक जगह हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। उस ट्रेनिंग में करिकुलम होता है जो उन लोगों को पाठ्य पुस्तक हम लोग बनाते हैं, उस आधार में पढ़ाते हुए और उसमें साथ में योग, अपना संस्कृति, हमारे योग मंत्र वगैरह या गायत्री मंत्र वगैरह ये सब उनको ट्रेनिंग में सिखाते हैं और वही चीज़ वो बच्चों को एक पाठ्य पुस्तक के हिसाब दे जाते हैं। तो वो क्लासेज जो होती है वो 3 घंटे की होती है। वो क्लासेज या तो वो टीचर सुबह के टाइम करे या शाम के टाइम, कोई उसे फाउंडेशन नहीं है। वो समाज में जाके एक समिति बनाते हैं, उस समिति से सलाह करके किसी विद्यालय के प्रांगण में हो, चाहे किसी धर्मशाला के प्रांगण में हो, चाहे किसी मंदिर के प्रांगण में, ऐसी जगह पे वो व्यवस्थित करते हैं। लोकेशन या एरिया डिसाइड करते हैं। हाँ, तो वो गाँवों में जाके इस चीज को हम लोग उस तरह से विद्यालय को चलाते हैं। तो माता जी, जैसे ना आज हम वेतन भी देखते हैं, जैसे बहुत सारी संस्थाएं ना लगी हुई है, जैसे छोटी-छोटी स्कूल्स खोल रखे हैं ना, जैसे अभी पता है कि ना पशुपति शिक्षा मंदिर, ऐसे बहुत सारी है, वी केयर हम देखते हैं, तो एकल भी है उसमें से बहुत सारी है। तो कभी-कभी ऐसा मन में आता है कि जब ये सामाजिक जो संस्थाएं हैं, ये छोटे-छोटे आप विद्यालय चलाते हैं और ऑब्वियसली उनको फंडिंग की प्रॉब्लम होती है ना? फंडिंग की प्रॉब्लम है क्योंकि आप उतना फंड इकट्ठा नहीं कर पाते और यह मुश्किल होती है उस स्कूल को चलाने में। तो अगर ये संस्थाएं अगर आपस में जुड़ के अगर 3-4 स्कूल ही ऐसे सेटअप कर दे हमारे बीरगंज में, तो शायद ये बहुत क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। ये अच्छी सजेशन, जैसे आप बता रहे हैं कुछ संस्थाएं और भी लगी है, तो अगर हम लोग एक जगह पे बैठे हैं और उसको हम लोग शायद ले जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन इसमें हम क्या देखते हैं, जैसे कोई विद्यालय आज के दिन में आदर्श नगर सिरसिया के साइड में, वहाँ पे हम अगर चाहे कि नगवा के बच्चे आए तो हमको नहीं लगता कि इतना आसान है। उसके लिए फिर हमको एकदम उस विद्यालय को और उसके नगवा के बीच का जो गैप है वो दूर करने में बहुत थोड़ी परेशानी में रहता है। कारण क्या है कि आज हर एक वार्ड में देखिए 5 विद्यालय 6 विद्यालय खुले हुए बड़े बड़े, तो आदमी बच्चे को जब ले जाता देखता है कि मैं यहाँ पे जब विद्यालय है ही तो मैं इतनी दूर क्यों लेकर, कन्वीनियंट हो जाता है। हाँ, और उनकी प्रॉब्लम्स क्या है कि यहाँ पे जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे, बहुत से ऐसे फैमिली जो यहाँ पे बीरगंज में जॉब करते हैं और वो अपने ड्यूटी में जाते हैं, सुबह स्कूल में छोड़ देते हैं और अपनी ड्यूटी में चले जाते हैं। कोई ऐसे नहीं कि सब व्यवसाय करने वाले या उद्योग वाले हो जिनके बच्चे ऐसे हैं। तो यहाँ ज्यादातर मैं देखता हूँ कि ये जॉब करने वाले जो लोग हैं उनके बच्चे जो है इनसे ऐसे विद्यालय में रहते हैं।
तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम लगता है कि हम इतने दूरी को हम क्या कर पाए, लेकिन ये चीज हो सकता है कि हम कुछ वार्ड को ही जैसे ना 6 वार्ड, जैसे 32 वार्ड है, हाँ। हम कुछ वार्ड डिवाइड करने की 6 वार्ड मिलके एक स्कूल हम चला रहे हैं। तो इसमें भी इस चीज को हम लोग एक फैसिलिटेट कर सकते हैं, एक बार एक टीम बना के इसमें वर्कआउट करें तो शायद एक सकारात्मक हो सकता है, मेरे को जहाँ तक लगता है। तो जो हम समाज के दूसरे वर्ग के स्कूल के बारे में आपकी एक राय जानना चाहते हैं। और दूसरे वर्ग कहने जैसे मान लो से सामुदायिक विद्यालय वर्ग के लिए बोल रहे हैं कि प्राइवेट हो, जैसे कि अभी आपका जो भी इन्वॉल्वमेंट है एक सोशल सेक्टर के जो स्कूल्स हैं, एक ट्रस्ट के हिसाब से जी जी जी। देखिए, जो ट्रस्ट के विद्यालय हैं और एक प्राइवेट विद्यालय है, इसमें बहुत सा फर्क है। अब क्या देखेंगे, प्राइवेट विद्यालय में क्या होंगे आपको, जैसे कि उनका पूरा एकदम एफर्ट आपको बाजारीकरण की तरह होगा, वो पूरा पैसा उसी हिसाब से लेंगे और टीचर को रखेंगे और आपको उसमें स्टूडेंट को वो पढ़ाएंगे। उनका एक करिकुलम होगा, उसमें आदमी को बुलाया, पढ़ाया और उसको भेजा। लेकिन उसमें भी आजकल थोड़ा कंपटीशन ऐसे हो गया, जैसे क्योंकि आज के जो बच्चों के गार्जियन है थोड़े अवेयर हो गए, वो भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो या कुछ स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो, तो वो स्कूल में धीरे धीरे प्रेशर दे रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए आप कुछ करिए, नहीं तो आपका विद्यालय छोड़ के दूसरे विद्यालय में जाएंगे। ये थोड़ा सा कंपटीशन का माहौल बन रहा है, जिसके चलते आज के प्राइवेट विद्यालय भी धीरे धीरे स्पोर्ट्स में या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में सब कुछ होते हुए भी जैसे कि हमारी इस बारे में चर्चा भी हुई थी कि इतना सब कुछ होते हुए भी जो बच्चे हैं वो बाहर बहुत ज़्यादा माइग्रेट होते हैं। जब हम बच्चों को डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि अच्छा जो स्कूल्स हैं, ठीक है 3rd 4th तक पढ़ाना है, 5th तक पढ़ाना है, ठीक है, तब तक हम डाल देते हैं। मतलब अभी भी हम इस माइंडसेट को नहीं चेंज कर पा रहे। जहाँ पे अभी आपने बोला कि जो हमारे सोशल सेक्टर के स्कूल्स हैं, आप कहीं ना कहीं जुड़े हो, किसी में अध्यक्ष हो, किसी में सचिव हो, एडवाइज़र हो, तो हम जुड़ करके ये कोशिश कर रहे हैं कि समाज के उस वर्ग को हम थोड़ा एजुकेट कर सकें, ताकि आज अगर इन बच्चों पे हम काम करेंगे तो फ्यूचर में ये जो सोसाइटी का जो एक एरिया है वो भी इतना लिटरेट होगा कि हम प्रेजेंट करने लायक रहेंगे इसको। लेकिन जो दूसरा जो एक समाज का जो पहलू है तो उसमें आप इन्वॉल्व नहीं हुए। आपकी बात एकदम सही है, और मैं देखता हूँ ये माओवादी काल का जो हम लोग प्रॉब्लम्स थे और लोग डर के माहौल में रहते थे, विद्यालय बंद रहती थी, उस पीरियड में बहुत से बच्चे बीरगंज से बाहर गए। जो बीरगंज से बच्चे बाहर गए, हो सकता है उनको बहुत अच्छे विद्यालय मिले हों और अच्छा एनवायरनमेंट मिला हो, लेकिन उनके साथ माइनस पॉइंट क्या हुआ कि जो वो लोकल में उनका जो इन्वॉल्वमेंट था, लोकल लोगों से जुड़ाव था या यहाँ की जो भाषा थी, वो उनके साथ माइनस हो गया है। और जो आज के वो जो बच्चे थे, आज जो वापस यहाँ पे जॉब करने आए हैं या यहाँ पे वो वापस जो बिजनेस में लग रहे हैं, उनके साथ एक ये समस्या आ रही है कि वो यहाँ के लोकल लॉज या लोकल यहाँ के भाषा या लोकल लोगों से यहाँ मतलब उनके साथ उठना बैठना मुश्किल से हो रहे हैं। लेकिन अगर वो यहीं पे पढ़े होते तो उनके साथ ये सब चीजें हो जाती, लेकिन थोड़ा सा आज के दिन में जो एजुकेशन में अपग्रेड है, लोगों जो बाहर जाके उनको बाहर की चीजें पढ़ाइयों में मतलब बहुत सी चीजें ऐसे मिल रही जो अभी हमारे बीरगंज में नहीं है। ये हम देख रहे हैं कि जैसे कि हमने जैसे भी आपने जो बात बोली कि उनको एक लैंग्वेज का इश्यू आना या लोगों से एक मिंगल होने में या उनका एक फ्रेंड सर्कल ना होना या सोसाइटी में उनके और हमारे बीच में गैप होना, या फिर हमारे जो आज नेपाल के जो लॉज हैं वो सब नहीं समझ वो पाते ठीक है, वो वाला एस्पेक्ट ठीक है। लेकिन अगर हम बच्चों का काम करने का तरीका, उनकी नॉलेज, उनके कनेक्शंस हम देखते हैं, तो जैसे एक क्वालिटी ऑफ टाइम में वो जो एक ये वाला जो ग्रुप है वो बहुत क्वालिटी ऑफ टाइम में बिलीव करता है, प्रूव भी करता है। आज बीरगंज की जो हम ग्रोथ देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर पे, तो मुझे लगता है कि ये हमारी जो न्यू जनरेशन थी उन्हीं की सोच का ही आउटपुट है। तो दे आर वेरी स्मार्ट, वो यहाँ पे आए हैं तो उन्होंने वो भाषा भी सीखी है, अपना कनेक्टिविटी भी बढ़ाया, क्योंकि बिजनेस बिना कनेक्टिविटी के तो हो भी नहीं सकता। सही बात। आज हम बीरगंज को ही देखते हैं कि बहुत न्यू बीरगंज के रूप में हम देख पा रहे हैं और आगे इमेजिन भी कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा लैक है हमारे एजुकेशन सिस्टम पे। ये आपकी बात से मैं बहुत सहमत हूँ।
उसके कुछ कारण ऐसे मैंने देखे। मैं और विद्यालय के टीचरों से भी बात कर रहा था। आज कोई भी विद्यालय में जाइए, जो टीचर है जिस लेवल के लिए चाहिए उस तरह के लोगों के लिए, वो अभी बीरगंज में नहीं है। कारण क्या है कि अगर आज के दिन में हम बीरगंज में ज्ञानदा, बीपीएस ऐसे बड़े बड़े विद्यालय अगर हम विद्यालय अगर लगाते हैं, उस लेवल के टीचर अगर हम यहाँ पे लाते हैं तो उनको हम यहाँ पे रख पाना या उनके साथ हम काम यहाँ पे ले पाना ही मुश्किल है। लेकिन पता है क्यों बहुत दुख की बात ये है ना कि एक हमारा बीरगंज जो ऐसा था एक टाइम पे, ये ना एजुकेशन में बहुत अच्छे लेवल पे था बीरगंज हमारा। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा से ऐसा ही था, क्योंकि हम भी यहीं से बड़े हुए हैं। हम जब देखे था उस टाइम पे हमारे ठाकुराम कैंपस का जो यहाँ पे खुलना, हरी खितान खुलना, तो बहुत अच्छे लेवल पे था। वो धीरे 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 डाउनफॉल में जाता है। उसका कारण क्या बताइए? बीरगंज के जो तेजू स्कूल या फिर त्रिभुवन स्कूल विद्यापीठ से जो पढ़े गए कवि थे, आज हमारे बाबूलाल चाचा जी हैं, उस समय के टाइम पे आज अच्छे से ऐसे बहुत से लोग हैं। कोई जज रह चुके हैं, कोई सीए रह चुके हैं। ऐसे बीरगंज में बहुत ऐसे कोई वकील है, बड़े बड़े वकील हैं। तो ये सब यहाँ से पढ़े, यहीं से पढ़े हुए हैं, यहीं से गए हैं। आज बहुत बड़े राजनीति के लोग हैं, वो भी यही इसी सेक्टर में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो लेवल उस समय के टीचर का था, आज एकदम उस हिसाब से नीचे गया हुआ है। अब छोटा सा मैं एक आपको बताता, अभी नगर पालिका ने उस दिन टीचरों का जो ट्रांसफर किया है, उसके विरोध में लोकल टीचरों ने धरना दिया। तो उस धरने के बैनर में लिखा होता धारणा कार्यक्रम। धरना दे रहे हैं वाले इंग्लिश प्रिंटिंग आके इतना बड़ा टीचर लोग वो बैनर को नहीं देख रहे, तुरंत बनवा के दूसरा बनवाना चाहिए। एक्चुअली मुझे लगता है उस जोश में रहे होंगे कि आज हम धरना तो में बैठे हैं। ये सब चीज अब आज कहीं अब विद्यालय में सामुदायिक हम भी है नहीं, वो देखते हैं टीचरों का लेवल है जो होना चाहिए वो नहीं है। वो तो खाली एक लगता है कि हम आज के दिन उन टीचरों की सैलरी प्राइवेट स्कूल के सैलरी से डबल है। वो इसलिए है कि गवर्नमेंट के वो एम्प्लॉइज है और जो उनका गवर्नमेंट फिक्स कर दिया तो उनको मिलना ही है। अब कैसे टीचरों को वो लोग चयन करते हैं, हमको आज तक ये समझ में नहीं आया। तो मुझे लगता है कि सेक्टर पे जैसे कि देखो, समाज सेवा कभी भी फोर्स से नहीं होती है, ये हमेशा दिल से होती है। आज आप जितने एजुकेशन सेक्टर पे इन्वॉल्व हैं, वो कहीं ना कहीं आपका ये एक बहुत दूर का विजन है। क्योंकि मैं आने वाले समय में बीरगंज में एक ऐसा क्राउड चाहता हूँ जो एजुकेट है, इसीलिए आप इतना लगे हुए हो। तो मुझे लगता है कि जब आप एजुकेशन पे इतने ज़्यादा डिवोटेड है, तो कम से कम इस सेक्टर पे हम क्या कर सकते हैं। देखो, हर जगह पे एक बंदा अवेलेबल नहीं हो सकता है, तो आपका जो चेन है, आपके ग्रुप्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वो लोग भी काम कर रहे हैं। तो मतलब किस तरीके से इस चीज़ को भी हम लोग थोड़ा हेल्प कर सकें, क्योंकि टीचर्स की अपॉइंटमेंट से पहले कुछ प्रोटोकॉल्स हो, कुछ कैटेगरीज हो, जिन पे अगर वो पूरे एप्रोप्रिएट बिल्कुल सेट करते हैं, तभी आप उस जॉब के लिए आप दावा कर सकते हो। तो ये चीज़ जब तक नहीं होगी, मुझे लगता है कि हमेशा हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे करोड़ों रुपए लगाए, फिर एक नया बिल्डिंग खड़ा करें, और जिस चीज़ को हम लैक करते हैं, वो चाहे हॉस्पिटल हो या स्कूल हो, कुछ भी हो, वहाँ पे मेन होटल्स हैं, होटल्स पे होटल्स खुलते जाओ, बट आपके पास एक बहुत अच्छा जो शेफ का जो एक पूरा जो होना चाहिए टीम, वो नहीं। आपके पास अच्छे डॉक्टर्स की टीम नहीं है, टीचर्स की टीम नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं कर सकता। सही बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीरगंज में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, और उसमें जो होता है ना कि उसमें एक जान डाल देने वाली चीज है, चाहिए जो हमको उसको वो मिसिंग है। सही बात है। उसका मैं अब जैसे आपने कहा, उसके लिए हम लोग को लगता है कि समाज के जो पूर्व हमारे जो शिक्षक लोग हैं, उनके साथ एक बार बैठ के एक टीम बना के, और इस पे हम लोग को लगता है काम करना पड़ेगा, और कैसे हम लोग इसका एक फ्रेमवर्क बनाएंगे। तो मेरे को लगता है कि पूर्व शिक्षक से ज्यादा कोई हमको नहीं लगता ज्यादा एक्सपीरियंस है। और पिछले समय में मैं पढ़ाया है, कैसे बच्चों को उन्होंने डील किया, और क्या आज का दिन लेवल है, वो सब तो वो लोग भी देख रहे होंगे। टीम की आपके पास कमी नहीं है। आप बीसीसीआई में 2 साल से कंटिन्यू बीपी है, उसके पहले से ही आपका जो उसमें एक सक्रिय रोल है, हम देख रहे हैं। एफएनसीसीआई मध्य प्रदेश के अंदर में भी अभी आप पोस्ट पे है, तो टीम आपके पास, मुझे लगता है जिस सेक्टर पे हमें जिस टीम की जरूरत है वो आपके पास कमी नहीं है। लेकिन हम थोड़ा सा अगर इस सेक्टर पे काम करते हैं जिसमें नया इन्वेस्टमेंट ना हो, जो है उसके अंदर हम पहले अच्छा से करते हैं। सही है। इस पे अब हमारी जो नई जो
चैम्बर की शिक्षा समिति बनेगी, बिल्कुल। उसमें इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी, इस चीज को हम लोग फोकस जैसे करेंगे। नेहा ने भी बोला कि ठीक है, हम जैसे कि ये हुआ कि डिस्टेंस हम कवर नहीं कर सकते, अगर 3-4 स्कूल्स को मिला करके जहाँ तक बात डिस्टेंस की आती है, हम डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते। लेकिन इन दिनों हम देख रहे हैं बीरगंज में क्या हो गया है कि अगर ए ने कोई स्कूल खोला है तो बी को भी स्कूल ही खोलना है, अब बी ने स्कूल खोला तो सी को भी स्कूल खोलना है, डी अगर होटल सेक्टर पे आ गया तो ई एफ जी वाले भी होटल सेक्टर पे। तो मुझे लगता है कि इससे क्या हो रहा है कि एक हेल्दी जो कंपटीशन होता है वो हेल्दी कंपटीशन नहीं आ रहा, वो देखा देख में हमारे कहने में लगता है कि जी हमारे यहाँ बहुत होटल्स हैं, बहुत स्कूल्स हैं, बहुत हॉस्पिटल्स हैं, बट क्वालिटी इज लैकिंग। तो वैसे ही जैसे हमारा ही छपरिया एरिया ही हम देखे, वहाँ से रजत जयंती चौक तक 2 या 3 छोटे स्कूल्स हैं। अगर हम उन्हीं को यूनाइट करते हैं तो हमारा मैन पावर डबल ट्रिपल उसको यूज करते हैं। नेपाल में थोड़ा सा ये चीज हम खाली एजुकेशन सेक्टर में नहीं, केवल हॉस्पिटल इंडस्ट्री में पे है ये चीज, बिजनेस के हर एक सेक्टर में। अब आज के दिन में देखिए हम ये प्रॉब्लम को तो हम लोग चैम्बर की तरफ से बार रखा रहे हैं। आज हमारे नेपाल में एक सीमेंट फैक्ट्री लगती है तो सब सीमेंट फैक्ट्री। तो गवर्नमेंट का जो सेक्टर है, जो उद्योग इंडस्ट्री उद्योग मिनिस्ट्री है, जो ये लाइसेंस वगैरह दे रहा है, कम से कम उसको ये देखना चाहिए कि आज के दिन में नेपाल का उत्पादन कितना होना चाहिए, हमारा खपत कितना है, उसका बैलेंस मिल रहा है कि उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग को लाइसेंस देना चाहिए। वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ जाता है कि खुला तंत्र बाजार में हम किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन वो रोक नहीं सकते के चलते कल के दिन में वो बैंक का जो उसमें इन्वेस्टमेंट है वो अगर मरता है तो किसका पैसा मरेगा, वो तो जनता का पैसा मरेगा। तो वही चीज है हॉस्पिटल में भी, अगर जो आज के दिन में बीरगंज में हॉस्पिटल खुलना है तो उसको भी मॉनिटरिंग करने वाला जो सिस्टम है उसको इस चीज पे देखना चाहिए कि वो हॉस्पिटल खोल रहे हैं, कितने बेड का खोल रहे हैं, कितना मैन पावर लगा रहा है, कौन से डॉक्टर आ रहे हैं कि उसको कल के दिन क्या वो क्वालिफाइड है। हाँ, आज हमारे बीरगंज में कितने हॉस्पिटल है, लेकिन अगर सर्दी खांसी 4 दिन रह जाए तो 5वें दिन बंद है तो दिल्ली जाते हैं या काठमांडू जाते हैं। तो फिर इतने हॉस्पिटल्स का लाइसेंस, इतनी लगानी, इतना सब कुछ। हॉस्पिटल सेक्टर में भी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे भी जो जैसे 2-4 बड़े हॉस्पिटल्स खुले, नाम मैं नहीं लेना चाहता, तो उस हॉस्पिटल्स में भी अगर डॉक्टर्स की कमी है, जो अच्छे डॉक्टर्स उनको चाहिए और डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं, तो 2-4 आ रहे हैं, कुछ दिन रहते हैं वो फिर भाग जाते हैं, वही इन्वायरमेंट की कमी है। और दूसरा मैं ये देख रहा हूँ कि सबसे बड़ा यहाँ का बीरगंज का जो नारायणी अस्पताल है वो आज के दिन में एक डेवलप होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। और आज हमारी विडंबना है, इस साइड में हमारा प्रसूति गृह है, पुराने साइड वाला जो बिल्डिंग है वो आज 1 साल 1.5 साल हो गया, उसका कोई मरम्मत नहीं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरा अलॉटमेंट हो चुका है, फंड आ चुका है, लेकिन वो वहाँ पे उसमें जिसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वो कहीं ना कहीं एक मुद्दा लगने के चलते रुका हुआ। तो उसके चलते प्रॉब्लम में कौन है? हम इस क्षेत्र के लोग प्रॉब्लम में। गवर्नमेंट पता 1-1 साल तक वो ऐसे मुद्दे में लटका हुआ है, मुद्दे में कोई फैसला नहीं हो रहा है, ना फिर उसमें काम हो पा रहा है, या तो फिर उसको खत्म करे कॉन्ट्रैक्ट को, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर को दे। एक टाइम फ्रेम होना चाहिए जिसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो, नहीं तो आज के दिन में जो लागत सोच के वो आता है वो कॉस्ट कितना बढ़ गया। तो ये सब चीज गवर्नमेंट को एकदम फास्ट ट्रैक में काम करना चाहिए। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा है या उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ गई है, क्या हो सकता है, उसको समाधान कैसे किया जाए, ये सब को गवर्नमेंट को एक फास्ट ट्रैक का जो टीम बनाना चाहिए। इस चैनल्स को कैसे टाइम लिमिट हो, इस टाइम लिमिट में नहीं आने से वो चीजें दूसरों को आगे बढ़ा देना चाहिए, उसको सिस्टम पे ले जाना चाहिए, कैसे उसको काम होगा। नथिंग वही तो अब हम देख रहे हैं कि ना हर सेक्टर पे प्रॉब्लम है, एजुकेशन सेक्टर पे, हॉस्पिटल में, हर सोशल सेक्टर पे, हर जगह प्रॉब्लम है। और सॉल्यूशन किसी ना किसी के ऊपर थोप देते हैं हमेशा कि ना इसके ऊपर ये सब्जेक्ट, ये ऐसे करेंगे तो ये चीज़ वैसा हो जाएगा। क्या कुछ ऐसा है कि हम भी अपने तरफ से कुछ योगदान दे सकते हैं? अब देखिए अगर हर इतने सारे यहाँ पे विलेजवासी हम इतने लोग, अगर सब लोग कुछ ना कुछ अपना योगदान दें, इसमें योगदान देने का तरीका क्या है कि जैसे भी हम लोग ट्राई भी कर रहे हैं, हॉस्पिटल के लिए जो काम रुका हुआ इसके लिए ट्राई भी कर रहे हैं, टीम लगी हुई है। जैसे यहाँ के 4 सांसद, विधायक, जो 8 विधायक हैं उनको, एक नागरिक समाज से कुछ लोग, नगर पालिका के मेयर, सीडीओ को एक जगह बैठा के
इसको कैसे जल्दी से जल्दी आगे बढ़ा जाए, कहाँ पे ये लटका हुआ है उसको सेंट्रल लेवल में जाके कुछ मिनिस्ट्री वगैरह प्रेशर देके कैसे उस जो मुद्दा लगा हुआ है और उसको सॉर्ट आउट कराया जाए, चाहे अदालत में ये केस को फास्ट ट्रैक में काम कराया जाए। इस तरह से एक टीम बनी हुई है, काम कर रही है। इसी तरह से कोई भी इस तरह के प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम्स आ रही है तो मेरे को लगता है इसी तरह टीम वर्क करके हम लोग काम करेंगे तो शायद कल के दिन वो चीज न फंसे। बिल्कुल, ये टीम वर्क का भी बात है। और जहाँ तक हम बोलते हैं कि जैसे भी हमने बात की कि हॉस्पिटल्स में अच्छे डॉक्टर्स हो या स्कूल के अच्छे टीचर्स हो, सारा फंड एक सैलरी का है। या तो हम उन्हें रख नहीं पाते या एनवायरनमेंट दे नहीं पाते। मुझे लगता है कि दिस इज ऑल सिस्टम। अब जैसे कि हम इतने सालों से हम परेशान थे कि भाई हम बीरगंज को बड़ा साफ सुथरा देखना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं, मतलब हमेशा हमारा बीरगंज जो है वो, मतलब उस गंदगी को हम हटा ही नहीं पाए। और अभी के जो मेयर साहब हैं उन्होंने आके, ऐसा तो नहीं है कि वो हमारे घर घर पे आ करके हमें डंडा लगा रहे हैं, लेकिन एक डंडा किस चीज़ का, एक फाइन के रूप में। क्या अगर कोई भी कुछ खाते हैं उसको इतना डर है बिल्कुल कि थोड़ा वो सेंसिटिव नहीं हो जाए। गए हैं। अभी कल ही हमने देखा कि वो प्रोजेक्ट्स कुछ चल रहे थे, लोग कुछ खिला रहे पिला रहे, तो जो खा रहे हैं उन्हें डर है या नहीं, लेकिन जो खिला रहे हैं उन्हें है कि जी भाई हमारी संस्था खिला रही है, देखना कहीं ग्लास उड़ तो नहीं गया, वो देखो रोड की उस तरफ चला गया। तो मतलब रोड की उस तरफ तक भी नजरें ऐसे है कि जी फाइन लगेगा। तो मतलब बात है डर का। बिल्कुल ठीक बात है नूतन। जैसे ना हम भी जैसे बात कर रहे थे कि अभी गर्मी इतनी चल रही है, क्यों ना हम रोड में इतने मुसाफिर आते जाते हैं, रिक्शे वाले सबको हम क्यों ना नींबू पानी पिला दें। तो फिर बात है ठीक है, नींबू पानी तो पिला देंगे, लेकिन सबसे पहले दिमाग में बात है कि डस्टबिन जरूर रखेंगे कि वो पानी पी के इधर उधर अगर फेंक दिया तो उल्टा पड़ जाएगा कुछ। हाँ, तो मुझे लगता है कि हर सिस्टम पे एक इस तरीके का एक फाइन सिस्टम हो, क्योंकि डर, जैसे हम छोटे थे ना तो सुनते थे ना कि ये लातों के देवता ना बातों से नहीं मानते हैं, मतलब सुनते थे टीचर्स भी जैसे डांटा तो करते थे। चीज से मानते हैं। देखो जब हम छोटे थे तो ये रहता था कि ना मोटिवेशन कहाँ से आएगी, जब आपको कुछ गिफ्ट मिलेगा, हाँ, प्राइज या मिलेगा punishment तो या पनिशमेंट मिलेगा हाँ। तो एक्चुअल नहीं है। जैसे अब आप देखिए ये सफाई अभियान को मेयर साहब ने एक प्रायोरिटी में लिया कि हम पहले सबसे पहले इस पे ध्यान देंगे, और उन्होंने देखा कि यहाँ की जनता को ऐसे नहीं मानने वाली। पहले उन्होंने क्या किया कि व्यवस्था ये किया कि पहले ट्रैक्टर घुमाया, नहीं तो पहले खाली फाइन काटते तो इस सुधरता नहीं। उन्होंने पहले ये कि दिन में आपको कितना बार ट्रैक्टर चाहिए, मैं ट्रैक्टर घुमाऊंगा, फैसिलिटीज तो फैसिलिटी दे के फिर उन्होंने टाइट किया। तो ये एक पॉजिटिव साइन बोलेंगे। और अगर लोगों को हम खाली बोलते नहीं तुम गंदा मत फेंको, डस्टबिन रख दिए और वो डस्टबिन में कल कचरे वाले उठा के गंदा कर रहे हैं, कल कुत्ते उठा के गंदा रहे हैं, इन्होंने जो सिस्टम ही घर में रख रहे हैं। तो कम से कम इन्होंने ट्रैक्टर घुमा के गंदा इसमें फेंको, हाँ। इसके लिए मैं दूंगा और उसके बाद भी नहीं मानोगे तो फाइन करूंगा। ये एक अच्छा चीज जो है। तरीका था वो ये था कि फैसिलिटीज हाँ। देते हुए सिस्टम को टाइट करना। हम लोग भी करीब मोटे में रेशमकोटी वार्ड में करीब 8-10 साल पहले से अपने वार्ड में रिक्शा घुमाते थे। वो रिक्शा घुमाने में क्या कहता खर्चा तो लगता था, एक टीम खड़ा हुआ, उसने कहा कि इसके खर्च के लिए हर एक घर से लोग एक फी लेंगे। पहले लोगों ने देना, उसने शुरू किया, उसने नहीं दिया, उसको प्रेशर करते गए, फिर धीरे धीरे लोग देते गए। 100 में 75 देते थे, 25 नहीं देते थे, फिर भी काम चला के सफाई तो होती थी। कम से कम वो आपको 6 नंबर गेट से लेके आगे जो गुमटा जी का था वो पहले गंदा तार होता रहता, तो वो जब से शुरू किया हम लोग ने सफाई पूरी कंटिन्यू रहती थी। तो ये भी प्रेरणा हमको उधर वार्ड नंबर 10 में एक सफाई की गाड़ी घूम रही थी, उसको देख के मिली थी, तो मैंने लोगों को बताया कि ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, तो एक माहौल बना था। तो आज के दिन में मेयर साहब ने वो एक शुरू किया है, उन्होंने बीड़ा लिया कि नहीं इसको हमको करना है, तो आज लोग कर रहे हैं। डर के मारे करें या कैसे करें, जहाँ पे लोग पढ़े लिखे होंगे वो खुद करेंगे, जहाँ पढ़े लिखे नहीं हुए लोग डर के मारे से नहीं, पढ़े लिखे लोगों में भी डर चाहिए। वो तो थोड़ा है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि नहीं मेयर साहब हमको सुविधा देंगे तब न करेंगे, जब देवर साहब सुविधा दी तो वो भी शिक्षा से कर रहे हैं। अब जैसे अभी हमने बात की ना कि यहाँ पे हम बिजनेस में देखते हैं कि हॉल लगी हुई है, अगर हॉस्पिटल खुल रहे हैं तो हॉस्पिटल ही खुलेंगे, अगर होटल्स खुल रहे हैं तो होटल से खुलते जाएंगे। तो अभी जैसे हमने सफाई की बात की, आपने क्या बोला था, तो ऐसा लगे कि लोग एक दूसरे को देख के सीखते हैं। सही बात कि वो बिजनेस किया तो ये बिजनेस चलेगा तो हम भी वो बिजनेस करें। नहीं, तो लेकिन वैसे ही इन दोनों में एक फर्क हो गया।
वैसे ही सफाई को लेके रुद्र, सफाई में हौला हौली चल रही है कि 10 नंबर वार्ड में सफाई हो रही थी तो आपने वहां से प्रेरणा ली, तो वो प्रेरणा एक बेनिफिशियल हो गई। हाँ, लेकिन बिजनेस की हॉट में क्या होता है कि वो अननेसेसरी लोन्स चढ़ना, अननेसेसरी लाइसेंस बटना, प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं है, आने जाने कुछ नहीं है, तो उसमें कुछ नहीं होता है। मतलब प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी नहीं, प्रोडक्शन तो बढ़ा ही बढ़ा नहीं। हाँ। लेकिन वो माइंडसेट की बात जैसे अगर हम करें तो ये है कि ना, अगर कोई भी फर्स्ट स्टेप लेगा ना, तो उसको अगर आप पॉजिटिव कोई फर्स्ट स्टेप ले रहे हो तो आपका कोई ना कोई देख के आपको कॉपी करेगा ही। ये समाज के सुधार जो है इसमें आपको साफ सफाई, जैसे ये हम लोग अभी सफाई की बात करते हैं ना, तो यही चीज मैं रक्सौल के लोगों को बोलता हूँ कि देखो बिल्डिंग इतना अच्छा बना है, तुम लोग भी रक्सौल में थोड़ा एक साथ ये करो, माहौल करो, तो शायद वो लोग भी सोच रहे हैं, हो सकता है वहां पर भी जल्दी तो कहो कि हम तो बॉर्डर के एकदम सटे हुए हैं, तो हम लोग उधर भी मोटिवेट करते हैं कि कम से कम आपके क्षेत्र भी सफा हो, आप लोगों को आना तो हमें रक्सौल होते हुए ही है तो वही सब चीजें हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते काम ये सब होते रहता है। माधव जी, आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, बिजनेस सेक्टर पे आप कुछ कहना चाहेंगे? अब बिजनेस सेक्टर के, अब उद्योग वाणी संघ में मेरा मोटा मोटी 20-25 साल से इन्वॉल्वमेंट है, तो हम लोग का मेन उद्देश्य ये कि औद्योगिक व्यापारी को बात को कैसे हम गवर्नमेंट तक पहुंचाना, कैसे उसमें सुधार लाना, यही सब हम लोग का काम रहता है। और कभी कभी व्यापारी आते हैं हमारे, ये बहुत प्रॉब्लम हुआ, चलिए उनके पास चलिए, उनके पास चलिए, कभी कभी हम लोग बैठे बैठे भी काम लेते हैं, कभी उनको साथ ले जाके भी काम कराते हैं, ये सब काम। ये तो आपका काम तो बहुत बड़ा होगा अभी इस समय, अब जैसे अभी हम लोग का मेन मकसद है कि मसान तारा है, अभी बजट भी आया हुआ है, नगर पालिका के बजट आना हो रहा है, तो इसी सब का अभी हम लोग तैयारी कर रहे थे। बजट के लिए भी बहुत तैयारी की और गवर्नमेंट से आशा भी था कि कुछ बजट में अच्छा होगा, लेकिन हमको क्या, हमारे पूरे ग्रुप को ही हम देख रहे थे, जिस हिसाब से हम लोग ने सजेशन दिया था कि कोई भी चीजें वो भंसार के दरों में जो महसूल है उसको नहीं बढ़ा के दायरे को बढ़ाइए। ये लोग अब की वाला बजट को राजस्व मुखी बनाया कि हम दरें बढ़ा देंगे तो हमारा इनकम बढ़ जाएगा, इनकम मतलब राजस्व महसूल बढ़ेगा तो हम अपने बजट में सेक्टर में काम कर पाएंगे। लेकिन इसमें बिजनेस में हमने क्या देखा कि अगर हम महसूल को एक लिमिट में रखें तो जो ग्रे इकोनॉमी है वो भाग जाती है और जो सिस्टम से काम करते हैं वो एक अच्छा डेवलपमेंट होता है। अगर कोई भी चीज की वस्तु की दरें भंसार में अगर बढ़ जाए, उसके रेट्स बढ़ जाए, तो नेपाल एक खुला बॉर्डर है, उसमें ये मेन सिस्टम से आने वाले चैनल बंद हो जाते हैं और फिर जो ग्रे इकोनॉमिक साइड से जो चैनल से वस्तुएं आती है वो बढ़ जाती है। तो वो जो है एक सिस्टम का जो काम है वो धीरे धीरे और धराप पे पड़ते जाता है। आप देख लीजिए कोविड के बाद धीरे धीरे अभी हम उठ रहे थे कि अभी यूक्रेन और रशिया के वर्ल्ड वार से जो रिसेशन हमको मिला है उसमें अभी फंसे हुए थे। अभी उससे भी हम लोग निकले नहीं थे कि राष्ट्र बैंक ने वर्किंग पॉलिसी की जो सर्कुलर को लाके हम लोग को एक बंदिशें जो लगा दी, जो हम एक खुले रूप में काम कर रहे थे उसको उन्होंने ऐसी बंदिशें लगा दी कि आज मार्केट एकदम ठंडा पड़ा हुआ है। आज देख लीजिए कोई भी इंडस्ट्री हो या कोई भी ट्रेडिंग हाउस हो अपने कैपेसिटी के 15 से 25% के बीच में काम कर रही है। इसका छोटा सा डाटा मैं दूंगा। परसों हम लोग आईसीपी में बैठे थे, वहाँ के जो चीफ है प्रशासक, उन्होंने एक हम लोग को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। उसमें उन्होंने बताया कि इस साल का रेवेन्यू क्यों घटा और कहाँ पे घटा। तो उन्होंने सेक्टर दिखाया, हमारा इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल कम आया, हमारा डीजल पेट्रोल फ्यूल कम आया, हमारी गाड़ियां जो आती थी उसमें रेवेन्यू कम आया। तो ये 3 मेन सेक्टर है जहां से रेवेन्यू आती थी वो कम आया। तो गवर्नमेंट को भी ये समझना चाहिए कि हमारे जो आयात है वो कम हो रहे हैं, रॉ मटेरियल्स जो है हमारी इंडस्ट्री के वो कम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस नीचे की तरफ आ रहा है। तो उसको हमको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, उल्टा आप टैक्स थोप के अब उसको घटाने की बात कर सकते हैं। आज के दिन में जो अब छोटा सा उदाहरण, कोई वस्तु का कस्टम ड्यूटी 10% उनको 20% कर दिया, तो उससे क्या होता है कि जो सिस्टम से आने वाले सामान और जो ग्रे मार्केट से नेपाल में आता है सामान, उसका डिफरेंस का गैप पड़ गया।
तो उससे क्या होगा, जो ग्रे वाले काम करने वाले लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे और पूरा नेपाल में वो मार्केट का वर्चस्व बढ़ेगा। इससे गवर्नमेंट का राजस्व भी नीचे जाएगा और देश में जो बिजनेसमैन एक्चुअल है और इंडस्ट्रीज है उनका भी काम नीचे जाएगा। तो इसके फायदा किसको है? तो ये सरकार की कहीं ना कहीं इस बजट में कमी दिखी है और मेरे को लगता है अगर इसमें सरकार सुधार नहीं करेगी तो हम बहुत क्रिटिकल पोजीशन में है। अभी हो सकता है हम लोग वेंटिलेटर में न चले जाए, जो हमारे बार-बार पास प्रेसिडेंट लोग हर एक मंच पे बोल रहे हैं, अभी ऐसी स्थिति आ गई। अभी हमने सोशल सेक्टर से लेकर बिजनेस तक की बहुत अच्छी बातें की, कुछ सॉल्यूशंस भी निकले। तो हम इस आशा के साथ आपसे विदा चाहेंगे कि इन सब चीज़ों पे हम जरूर काम करेंगे और कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा। जरूर। हमारे शो पे आने के लिए, अपनी सारी बातें शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। स्वागत छ तपाईहरूलाई जगदम्बाको देशमा। विशाल हिमालयको देश मेरो, ज्योतिको दीप बल्दा लाग्छ राम्रो। उत्साह छ, उमङ्ग छ, विकास छ, उन्नति छ, प्रगति छ मेरो आफ्नै देशको। भाग्यमा नभए मेहनतमा विश्वास गर्छौँ हामी। देशलाई बनाउन र चिनाउन गर्दैनौ केही कमी। मेरो देश मेरो जगदम्बा, मेरो देश मेरो जगदम्बा। यही नै त हो जगदम्बाको देश, मेरो जगदम्बा सीमेंट। माधव जी से बात करने के बाद में इस चीज़ का एहसास जरूर है कि पक्का ही जिस तरह की बातें हमने उनसे की है उस सेक्टर्स पे हम कुछ कर पाएंगे, यूनाइट हो पाएंगे, टीम बना पाएंगे। और कहीं अगर हमें डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए रूल्स या फाइन भी लगाना पड़े तो हम उसमें भी पीछे नहीं हटेंगे। तो अब हमारे इस शो से विदा लेने का समय हो गया। हम अपने टेक पार्टनर्स विशाल जी और दीपेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और नो डाउट हमारी ऑडियंस को भी, जो लगातार हमसे जुड़ी है, हमें प्रोत्साहित करते जा रही है। तो हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए राम राम। राम राम।